हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो तुम लोग? बहुत अच्छे हो। चलो, अच्छा रहना भी चाहिए। स्वस्थ रहना है, खुश रहना है और पढ़ाई को भी आगे बढ़ाना है, और वह भी सिंसियरली, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाना है। बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सेकेंड चैप्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। जो टॉपिक होगा वान डी ग्राफ जनरेटर। वान डी ग्राफ जनरेटर। बच्चों, इस जनरेटर को, इस मशीन को वान डी ग्राफ नाम के पर्सन ने बनाया था, कंस्ट्रक्ट किया था। इसी कारण इसे वान डी ग्राफ जनरेटर नाम दिया गया। आज हम लोग वान डी ग्राफ जनरेटर के बारे में जानेंगे कि यह मशीन क्या होती है। फिर इसके बाद यह देखेंगे कि यह किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। फिर देखेंगे इसका कंस्ट्रक्शन, मेन पार्ट्स, और फिर इसका वर्किंग पढ़ेंगे। और तब देखेंगे कि वान डी ग्राफ जनरेटर के क्या यूजेज हैं, क्या एप्लीकेशंस हैं। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है यह थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसी कारण हमें विथ पेशेंस पूरा क्लास करना है। तो आओ देखते हैं कि यह वान डी ग्राफ जनरेटर है क्या। इट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक मशीन which can produce very high voltage of the order of 10 million volt। बच्चों, वान डी ग्राफ जनरेटर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक मशीन है। वान डी ग्राफ जनरेटर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक मशीन है जो वेरी हाई वोल्टेज जनरेट कर सकता है। कितना? 10 मिलियन वोल्ट तक का, 10 मिलियन वोल्ट या उससे भी ज्यादा का वोल्टेज यह प्रोड्यूस कर सकता है। तो अगर तुमसे कोई पूछ दे कि व्हाट इज अ वान डी ग्राफ जनरेटर, कहेंगे सर वान डी ग्राफ जनरेटर इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक मशीन which can produce very high voltage of the order of 10 billion volt। It is used to accelerate charged particles like proton, deuteron, etc। यह जो वान डी ग्राफ जनरेटर है, इसका यूज चार्ज पार्टिकल्स जैसे प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एटसेट्रा को एक्सिलरेट करने में होता है। ड्यूट्रॉन का नाम तो सुने होंगे तुम लोग। हैवी हाइड्रोजन जो होता है, जिसे तुम लोग ड्यूटेरियम कहते हो, उसी के न्यूक्लियस को ड्यूट्रॉन कहते हैं। हैवी हाइड्रोजन जिसे तुम लोग ड्यूटेरियम कहते हो, उसका जो न्यूक्लियस होता है उसी को ड्यूट्रॉन कहते हो, जिसमें होता है 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन। तो वान डी ग्राफ जनरेटर का कहां यूज करते हैं? तो चार्ज पार्टिकल्स जैसे प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एटसेट्रा को एक्सिलरेट करने के लिए। अब आता है कि इसका प्रिंसिपल क्या है। फर्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज गिवन टू इनसाइड ऑफ अ होलो स्फेरिकल कंडक्टर डिस्ट्रीब्यूटेड इंटायरली ऑन इट्स आउटर सरफेस। तुम लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि अगर किसी होलो कंडक्टर को चार्ज देते हो तुम लोग, तो बतलाओ क्या तुम जो होलो कंडक्टर को चार्ज दोगे तो वह चार्ज उसके इनसाइड रहेगा? नहीं, टोटल का टोटल चार्ज उसके आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा। तो जब हम किसी होलो स्फेरिकल कंडक्टर को, होलो स्फेरिकल कंडक्टर के इनर पार्ट को चार्ज देते हैं, तो वह टोटल का टोटल चार्ज उसके आउटर पार्ट पर, आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। समझे बात को कि अगर तुम्हारे पास कोई होलो स्फेरिकल कंडक्टर हो, होलो स्फेरिकल कंडक्टर हो और तुम उसके इनसाइड चार्ज देते हो, तो वह चार्ज उस होलो स्फेरिकल कंडक्टर के इनसाइड मौजूद नहीं रहेगा। टोटल का टोटल चार्ज उसके आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट, डिस्चार्जिंग एक्शन ऑफ द पॉइंटेड सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। हम लोग
प्रीवियस क्लास में ही पढ़े हैं कोरोना डिस्चार्ज। क्या पढ़े हैं? कोरोना डिस्चार्ज पढ़े हैं। उसमें हम लोगों ने देखा है कि कोई भी चार्ज कंडक्टर का जो पॉइंटेड सरफेस होता है, कोई भी चार्ज कंडक्टर का जो पॉइंटेड सरफेस होता है, वहां इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है। तो सेकेंड प्रिंसिपल इसका यही है, डिस्चार्जिंग एक्शन ऑफ द पॉइंटेड सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। किसी चार्ज कंडक्टर के पॉइंटेड सरफेस से डिस्चार्ज होना, किसी चार्ज कंडक्टर के पॉइंटेड सरफेस से इलेक्ट्रिक चार्ज का डिस्चार्ज होना, यह सेकेंड प्रिंसिपल है। तो दोनों प्रिंसिपल याद रहेंगे तुम लोगों को। फर्स्ट कि इलेक्ट्रिक चार्ज अगर किसी स्फेरिकल होलो कंडक्टर के इनसाइड दिया जाता है तो वह इंटायर चार्ज उसके आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट, चार्ज कंडक्टर के पॉइंटेड सरफेस से डिस्चार्ज होता है, यह हो गया सेकेंड प्रिंसिपल। अब कंस्ट्रक्शन, फिगर गिवन बिलो शोज द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द वान डी ग्राफ जनरेटर। अब बच्चों हम लोग एक डायग्राम बनाने जा रहे हैं, वही डायग्राम वही फिगर वान डी ग्राफ जनरेटर के एसेंशियल पार्ट्स को और उसके डिजाइन को दिखलाएगा। तो आओ हम लोग यह फिगर बना लें। तो आओ बच्चों, अब हम लोग वान डी ग्राफ जनरेटर को इस फिगर में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, समझते हैं कि आखिर इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है और इसमें कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं। तो इसका जो सबसे मेन पार्ट होता है वह है होलो स्फेरिकल कंडक्टर एस। यह देख रहे हो, यह एक होलो स्फेरिकल कंडक्टर है, यह एक होलो स्फेरिकल मेटेलिक कंडक्टर है एस। इसे हम लोग ग्लोब कहते हैं और इसका जो डायमीटर होता है वह 4 to 5 मीटर का होता है। तो इसका सबसे मेन पार्ट कौन हो गया? होलो स्फेरिकल मेटेलिक कंडक्टर एस, जिसे हम लोग कहते हैं ग्लोब। और यह माउंटेड होता है दो पिलर्स पर, P1 P2 पर। यह दोनों पिलर इंसुलेटर्स का बना होता है। किसका बना होता है? किसी इंसुलेटिंग मटेरियल का बना हुआ दोनों पिलर्स होता है। इसी पिलर्स पर यह ग्लोब रखा हुआ रहता है, माउंटेड होता है। तो सबसे मेन पार्ट यह ग्लोब हो गया, जो एक होलो स्फेरिकल मेटेलिक कंडक्टर है, जो रखा किस पर होता है? इंसुलेटिंग मटेरियल से बना हुआ पिलर्स P1 P2 पर। अब चलो नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट इसका होता है, यहां देख रहे होगे दो पुली, एक पुली है R1, दूसरा पुली है R2। इस पुली पर से होकर के गुजरता है एक कन्वेयर बेल्ट। यह भी बेल्ट जो है यह किसी इंसुलेटिंग मटेरियल प्रायः सिल्क का बना होता है। तो नेक्स्ट मेन पार्ट कौन सा हो गया? तो यह दोनों पुलीज R1 R2, ठीक, इस पर से होकर गुजरता है एक कन्वेयर बेल्ट जो इंसुलेटिंग मटेरियल जैसे सिल्क का बना होता है। उसके बाद होता है इसमें दो कोम C1 एंड C2, जिसमें अप्रॉक्स 100 टीथ होते हैं। इसमें भी 100 टीथ होंगे, इस कोम में भी, और इस कोम में भी 100 टीथ होंगे। यह जो कोम है C2, यह कनेक्टेड होता है इस ग्लोब के इनर पार्ट से, जबकि यह जो कोम है यह एक हाई वोल्टेज डीसी सोर्स से कनेक्टेड होता है, हाई वोल्टेज डीसी सोर्स से कनेक्टेड होता है। ठीक, उसके बाद आता है कि हमें जिस पार्टिकल को एक्सिलरेट करना है, तो कैसे एक्सिलरेट करते हैं? तो यहां देख रहे हो, यह है आयन सोर्स और यह है टारगेट।
यह कनेक्टेड होता है अर्थ से, यह अर्थड होता है। अब यहां आयन सोर्स को रखते हैं। अब तुम लोग जानते हो अर्थ और यह जो ग्लोब है इसके बीच एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण यह जो आयन सोर्स है इससे जो हमें आयन प्राप्त होता है वह आयन एक्सिलरेट हो जाता है टुवर्ड्स द टारगेट। कभी कभी होता क्या है, तो जब इसका पोटेंशियल बढ़ता जाता है, वोल्टेज बढ़ता जाता है, तो बहुत अधिक बढ़ जाता है, चार्ज इतना अधिक बढ़ जाता है कि यह चार्ज को होल्ड करके नहीं रख पाता है। ऐसी सिचुएशन में यहां चार्ज का लीकेज होने लगता है, स्पार्किंग होने लगता है। उस स्पार्किंग और चार्ज का लीकेज से हमें नुकसान हो सकता है। उस नुकसान से बचने के लिए इस मशीन को एक स्टील के चेंबर में रख दिया जाता है, स्टील के चेंबर में बंद कर दिया जाता है और उस चेंबर में नाइट्रोजन या सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस भर दिया जाता है। यह जो नाइट्रोजन या सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस है ना, यह जो यहां चार्ज लीक होता है उसे इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक, इसे फिर से देखेंगे, लेकिन पहले इस मेन पार्ट को देख लो। तो पहला हो गया ग्लोब एस इज अ लार्ज होलो स्फेरिकल मेटेलिक कंडक्टर ऑफ डायमीटर 4 to 5 मीटर माउंटेड ओवर टू इंसुलेटिंग पिलर्स P1 एंड P2। तो एस एक ग्लोब है जो एक लार्ज होलो स्फेरिकल मेटेलिक कंडक्टर है जिसका डायमीटर 4 to 5 मीटर होता है और यह दो इंसुलेटिंग पिलर्स P1 P2 पर माउंटेड होता है, जैसा फिगर में देख रहे हो। R1 एंड R2 टू पुलीज ओवर व्हिच अ कन्वेयर बेल्ट ऑफ एनी इंसुलेटिंग मटेरियल सच एज सिल्क पासेस। अब यह जो R1 R2 है यह दो पुलीज है, इस पर से किसी इंसुलेटिंग मटेरियल का बेल्ट गुजरता है। यह इंसुलेटिंग मटेरियल सिल्क हो सकता है। आओ अब नेक्स्ट मेन पार्ट के तरफ हम लोग चलते हैं। तो बच्चों, हमने देख लिया कि यह ग्लोब क्या होता है। दूसरा, यह दोनों तो पिलर है P1 P2 इंसुलेटिंग मटेरियल का, इसका तो खैर हमें डिस्कशन करना ही नहीं है। हम लोगों ने यह भी देख लिया कि यह दोनों R1 R2 पुलीज हैं जिस पर से एक इंसुलेटिंग मटेरियल का बेल्ट गुजरता है जिसे कन्वेयर बेल्ट कहते हैं, यूजुअली यह सिल्क का बना होता है। अब आ जाता है यहां कोम्स। एक कोम है C1, दूसरा कोम है C2। दोनों कोम में 100 टीथ होते हैं। कितने? 100 टीथ होते हैं। साथ साथ दोनों कोम मेटल का बना होता है। तो यह मेटलिक कोम्स है C1 C2, ईच में 100 टीथ होते हैं। यह जो C1 है यह हाई वोल्टेज डीसी सोर्स से कनेक्टेड होता है। यह जो हाई वोल्टेज डीसी सोर्स है यह एक रेक्टिफायर होता है, जो रेक्टिफायर अर्थड होता है, मतलब ग्राउंडेड होता है। ठीक, अब यह जो कोम है उस रेक्टिफायर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। किससे कनेक्टेड होता है? पॉजिटिव टर्मिनल से, जिससे कि यहां पॉजिटिव चार्ज प्राप्त हो सके। समझ गए बात को? C1 एंड C2 टू मेटलिक कोम्स ईच हैविंग 100 टीथ्स। तो C1 C2 दो मेटलिक कोम्स हैं जिसमें प्रत्येक में 100 टीथ होते हैं। C1 is connected to a high voltage DC source which is earth। C1 जो है वह हाई वोल्टेज के DC सोर्स से कनेक्टेड होता है जो सोर्स अर्थ होता है। C2 is connected to the inner surface of the globe। और यह जो C2 है इस ग्लोब के इनर सरफेस से कनेक्टेड होता है। यह जो हाई वोल्टेज डीसी सोर्स है
एक हाई वोल्टेज रेक्टिफायर होता है। क्या होता है? इज अ हाई वोल्टेज रेक्टिफायर। तो यह जो तुम लोग डीसी सोर्स देख रहे हो, यह एक हाई वोल्टेज रेक्टिफायर होता है। अब हम लोग जब इसका मेन पार्ट समझ गए हैं तो आगे देख लेते हैं और क्या होता है। बच्चों, यहां चार्ज बहुत ज्यादा गैदर होता है और चार्ज कभी कभी बहुत अधिक हो जाता है। चार्ज अधिक होने से चार्ज का लीकेजेज हो सकता है, साथ साथ स्पार्किंग भी हो सकता है, जो हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। उससे बचने के लिए इस मशीन को एक स्टील के चेंबर से क्लोज कर दिया जाता है, इनक्लोज कर दिया जाता है स्टील के चेंबर में। इस स्टील के चेंबर में हम लोग नाइट्रोजन गैस या सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस भर देते हैं। यह जो गैस होता है, नाइट्रोजन हो या सल्फर हेक्साफ्लोराइड हो, यह चार्ज का अच्छा एब्जॉर्बर होता है। तो जो चार्ज यहां लीक होगा उसे एब्जॉर्ब कर लेगा नाइट्रोजन या सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस। यह जो चेंबर होता है यह भी अर्थड होता है। यह आयन सोर्स है, यह टारगेट है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं वर्किंग के तरफ। तो वर्किंग के लिए हमें चाहिए बोर्ड पर स्पेस, और स्पेस चाहिए तो हमें करना होगा इधर जो लिखा हुआ है इसे इरेज। तुम लोग नोट कर लिए होगे। तो चलो अब हम लोग वर्किंग की तरफ चलते हैं। तो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं इसका वर्किंग, कि यह वर्क कैसे करता है। देखो, यह जो मेटलिक कोम है C1, यह मेटलिक कोम जो है C1, यह कनेक्टेड है किससे? हाई वोल्टेज डीसी सोर्स से, और उसका भी किस टर्मिनल से? तो पॉजिटिव टर्मिनल से। तो यह जो मेटलिक कोम C1 है, इस हाई वोल्टेज डीसी सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। इसी कारण यह जो टीथ देख रहे हो कोम C1 का, इस टीथ पर गैदर हो जाता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक, और तुम लोगों को पहले ही पढ़ा चुके हैं कोरोना डिस्चार्ज में कि यहां पर यह जो पॉइंटेड सरफेस है कंडक्टर का, इस पॉइंटेड सरफेस पर चार्ज का डेंसिटी हाई होता है। तो चार्ज डेंसिटी हाई होने के कारण यहां कोरोना डिस्चार्ज होता है, कोरोना डिस्चार्ज। और तुम लोगों को कोरोना डिस्चार्ज पिछला क्लास में पढ़ा चुके हैं। उस कोरोना डिस्चार्ज के कारण इस बेल्ट के आसपास, इस बेल्ट के आसपास पॉजिटिव आयंस जो होता है एयर मॉलिक्यूल्स का, वह प्रोड्यूस हो जाता है। किसके कारण? कोरोना डिस्चार्ज। इस पर जो यह जो देख रहे हो ना, यह जो कोम का टीथ है, पॉइंटेड सरफेसेज है, यहां पर चार्ज का डेंसिटी हाई होता है। चार्ज का डेंसिटी हाई होने के कारण यहां होता है कोरोना डिस्चार्ज, मतलब डिस्चार्जिंग एक्शन ऑफ द पॉइंटेड सरफेस। इस कारण यहां पर एयर का जो मॉलिक्यूल्स है उसका जो पॉजिटिव आयंस होगा, वह पॉजिटिव आयंस यहां जेनरेट होगा, प्रोड्यूस होगा। अब हम लोग क्या करेंगे? तो यहां जो पॉजिटिव आयंस है वह तो फैला हुआ है बेल्ट के आसपास। अब हम लोग यह जो R1 देख रहे हो, यह जो पुली R1 है, इसे हम लोग एक इलेक्ट्रिक मोटर की सहायता से, इलेक्ट्रिक मोटर की सहायता से अप्रॉक्स 60 माइल्स पर आवर के स्पीड से घुमाएंगे। ठीक, जब घुमाएंगे तो यहां जो पॉजिटिव आयंस था, वह पॉजिटिव आयंस यहां से पहुंच जाएगा इस टॉप तक। ठीक, और यहां पर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में क्या होगा? तो बेल्ट पर जो पॉजिटिव चार्ज है, तो बेल्ट का जो पॉजिटिव चार्ज है इस टीथ के निगेटिव चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पर धीरे धीरे निगेटिव चार्ज गैदर होता जाएगा। अब सीधा सा बात है कि जब यहां पर निगेटिव चार्ज गैदर होगा तो वह निगेटिव चार्ज आएगा कहां से? तो यह जो ग्लोब है इसका निगेटिव चार्ज धीरे धीरे यहां गैदर होता जाएगा, और जब यहां निगेटिव चार्ज गैदर हो जाएगा,
इस टीथ पर, तो इस पर कौन सा चार्ज रिमेनिंग होगा? तो इस पर रह जाएगा ओनली पॉजिटिव चार्ज। यह प्रोसेस चलता रहेगा, जितना देर तक इलेक्ट्रिक मोटर को चलाते रहेंगे यहां पर पॉजिटिव चार्ज पहुंचते रहेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के कारण यहां जो टीथ है इस टीथ पर नेगेटिव चार्ज एपियर होता जाएगा और टीथ पर नेगेटिव चार्ज, और इस ग्लोब पर होता जाएगा पॉजिटिव चार्ज गैदर। तो यहां पॉजिटिव चार्ज बहुत अधिक बढ़ जाएगा, और जब बहुत अधिक बढ़ जाएगा, जब सफिशिएंट पोटेंशियल डिफरेंस हमें प्राप्त हो जाएगा, सफिशिएंट वोल्टेज प्राप्त हो जाएगा, तब हम इलेक्ट्रिक मोटर को बंद कर देंगे। तो देखो इसे कैसे तुम लोग लिख सकते हो, नोट कर सकते हो। ड्यू टू हाई डेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज at the pointed surfaces of the teeth, due to high density of positive charge at the pointed surfaces of the teeth of comb C1। comb C1 का जो टीथ का पॉइंटेड सरफेस है वहां पर पॉजिटिव चार्ज का हाई डेंसिटी होने के कारण पॉजिटिव चार्ज इज स्प्रेड ओवर द बेल्ट। इस बेल्ट पर पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है। ठीक, अब क्वेश्चन आता है कि यह पॉजिटिव चार्ज स्प्रे कहां से होता है? तो ड्यू टू कोरोना डिस्चार्ज, कोरोना डिस्चार्ज के कारण। कोरोना डिस्चार्ज पिछला क्लास में पढ़ा चुके हैं। Now the pulley R1 is driven with the help of an electric motor at a speed of 60 miles per hour। अब हम लोग यह जो पुली R1 है इसे इलेक्ट्रिक मोटर, किसी इलेक्ट्रिक मोटर के मदद से 60 माइल्स पर आवर के स्पीड से ड्राइव कराएंगे, घुमाएंगे। The positive charge is continuously carried by the belt to the top। अब यहां जो पॉजिटिव चार्ज है यह इस बेल्ट के सहारे यहां इस टॉप तक पहुंच जाएगा। टॉप तक जब पहुंच जाएगा तो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन एट द कॉम, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन एट द कॉम C2। अब यहां जो कॉम C2 है यहां पर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, यह भी तुम लोगों को पढ़ा चुके हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में क्या होगा, तो यहां जो पॉजिटिव चार्ज है यह डायरेक्ट इस पर नहीं आएगा, यह पॉजिटिव चार्ज बेल्ट पर ही रहेगा, और यह पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, तो इसके नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। अब नेगेटिव चार्ज इस टीथ पर एपियर होता जाएगा। अब जो नेगेटिव चार्ज टीथ पर एपियर होगा तो वह नेगेटिव चार्ज आएगा कहां से, तो इसी ग्लोब का जो नेगेटिव चार्ज है वह धीरे धीरे यहां पहुंचता जाएगा, और कोम के टीथ पर नेगेटिव चार्ज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और जब इधर से नेगेटिव चार्ज यहां टीथ पर पहुंचने लगा तो यहां बचेगा कौन सा चार्ज, ओनली पॉजिटिव चार्ज ना। समझ गए बात को? तो द ग्लोब गेट्स पॉजिटिवली चार्ज व्हाइल, तो यहां जो ग्लोब है यह पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, जबकि टीथ जो है यह कोम C2 का यह हो जाएगा निगेटिवली चार्ज। तो यहां तक तुम लोग नोट कर लिया, और लिखना होगा इसमें, तो आओ पहले इसे इरेज करते हैं हम, उसके बाद नोट करते हैं। व्हाइल द टीथ्स ऑफ C2 गेट नेगेटिवली चार्ज, तो यहां जो टीथ है C2 का यह निगेटिवली चार्ज प्राप्त करते जाता है। क्यों? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के कारण। बेल्ट पर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, कोम के नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, कोम के नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो धीरे धीरे इस पर एपियर होता जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक, द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द बेल्ट इज न्यूट्रलाइज्ड बाय द नेगेटिव चार्ज ऑफ द टीथ। अब बच्चों इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वह धीरे धीरे कोम के टीथ पर जो नेगेटिव चार्ज है उसके द्वारा न्यूट्रलाइज होता जाएगा। तो बेल्ट पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसे न्यूट्रलाइज कौन करेगा, तो कोम के टीथ पर जो नेगेटिव चार्ज होगा वह इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करता जाएगा, न्यूट्रलाइज करता जाएगा।
Thus, the globe continuously gets positive charge and its potential with respect to Earth goes on rising. अब तुम लोग खुद देख रहे हो कि यहां पर नेगेटिव चार्ज एपियर होता जाएगा, ठीक, जिसे न्यूट्रलाइज करता जाएगा यह पॉजिटिव चार्ज। तो इसका नेगेटिव चार्ज क्वेश्चन आता है, आता कहां से? तो ग्लोब से ही ना यह नेगेटिव चार्ज लेता है। तो जब ग्लोब से यह नेगेटिव चार्ज ले लेता है, ठीक, तो इस ग्लोब के पास बचता कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज। अब इसका जितना नेगेटिव चार्ज यहां न्यूट्रलाइज्ड होता जाएगा उतना ज्यादा यहां पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करता जाएगा। तो जितना देर हम लोग इस पुली को घुमाते रहेंगे मोटर के मदद से, उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज यहां पहुंचेगा, उतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज यहां न्यूट्रलाइज होगा, तो इस पर उतना ही ज्यादा होता जाएगा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो अर्थ के रिस्पेक्ट में इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वह बहुत अधिक हो जाएगा, मतलब इसका जो पोटेंशियल है वह भी अर्थ के रिस्पेक्ट में बहुत अधिक हो जाएगा। If at any instant Q is the charge on the globe and C be the its capacitance, then potential will be. अगर किसी समय इस ग्लोब पर पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू कितना हो, Q हो, और इस ग्लोब का कैपेसिटेंस कितना हो, C हो, तब इसका पोटेंशियल भी इक्वल्स हो जाएगा Q अपॉन C। तो किसी क्षण, किसी समय, किसी इंस्टेंट पर जब इस ग्लोब पर चार्ज Q हो और इसका कैपेसिटेंस C हो, तब जो इसका पोटेंशियल होगा अर्थ के रिस्पेक्ट में वह हो जाएगा Q अपॉन C, Q अपॉन C। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बच्चों हम लोग देख लिए कि यह जो ग्लोब है यह अर्थ के रिस्पेक्ट में बहुत हाई पोटेंशियल पर पहुंच जाता है, इसका चार्ज जो है वह बहुत हाई हो जाता है। तो व्हेन द ग्लोब इज चार्ज्ड टू अ वेरी हाई पोटेंशियल, जब यह ग्लोब वेरी हाई पोटेंशियल तक चार्ज्ड हो जाता है, इट इज अनेबल टू होल्ड चार्ज। उसके बाद जब यह बहुत ज्यादा पोटेंशियल तक चार्ज हो जाता है तब यह और ज्यादा चार्ज को होल्ड कर पाने में असमर्थ हो जाता है, अनेबल हो जाता है। नो स्पार्किंग एंड लीकेज ऑफ चार्ज में टेक प्लेस। अब क्या हो सकता है यहां? तो स्पार्किंग हो सकता है, चार्ज का लीकेजेज हो सकता है। समझे बात को? Therefore, the machine is enclosed in a steel chamber filled with nitrogen or sulfur hexafluoride gas, which prevents sparking and leakages. अब इस स्पार्किंग और लीकेजेज को रोकने के लिए हम लोग इस मशीन को एक स्टील के चैम्बर में इनक्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं, और इस चैम्बर में नाइट्रोजन या सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस फिल कर देते हैं। यह अच्छा एब्जॉर्बर होता है किसका? तो चार्ज का अच्छा एब्जॉर्बर होता है। अब इसका यूज खास करके इसका एक्सपेरिमेंटल स्टडी में ही होता है, और कहीं कहीं इसका यूज होता है। देखो कहां कहां यूज होता है। टू प्रोड्यूस हाई बीम ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के ट्रीटमेंट में जो पॉजिटिव चार्ज का हाई बीम चाहिए वह हाई बीम भी प्रोड्यूस कर सकता है यह वान डी ग्राफ जनरेटर, ठीक। टू ट्रिगर न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टार्ट करने में, ट्रिगर करने में भी वान डी ग्राफ जनरेटर यूज हो सकता है। इतना ही नहीं, तुम लोग क्या कह सकते हो, स्ट्रक्चर जो होता है न्यूक्लियस का, एटम्स का, उस सब को भी ठीक से समझने में हम लोग वान डी ग्राफ जनरेटर का यूज करते हैं। तो बच्चों आज हम लोगों ने वान डी ग्राफ जनरेटर पढ़ा। तुम लोग अच्छे से इसे प्रिपेयर कर लोगे। या थोड़ा बड़ा टॉपिक है लेकिन आसानी से याद रह जाएगा तुम लोगों को, अगर तुम लोग इसे लिख करके एक दो बार प्रैक्टिस कर लेते हो तब। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, खुश रहिए।